यूथेनेशिया को लेके है। अभी एक केस आता है, नाम है हरीश राणा, है ना, चंडीगढ़ में पीजी के 4th फ्लोर से ये नीचे गिर जाते हैं और जिस वजह से ये वेजिटेटिव स्टेट में थे। वेजिटेटिव मतलब कोमा वाली स्टेज में चले गए थे। अभी इनके जो पेरेंट्स हैं उनको लगा कि नहीं आ रहा है इनकी सेहत में कोई सुधार, नहीं है चांसेस शायद ये उठ पाएंगे दोबारा से, तो एक तो वो भी सफर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं फैमिली मेंबर्स के ऊपर फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी भी आती है, आपको बहुत सारा पैसा भी लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे इन्होंने अप्रोच करा सुप्रीम कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट से डिमांड करा कि इनको पैसिव यूथेनेशिया दे दिया जाए। पर पैसिव यूथेनेशिया कई बार ऐसे लगता है जैसे पता नहीं क्या ही काम कर रहे हैं। तो एडवोकेट ने जब वो ड्राफ्ट बनाया तो उस पर इन्होंने डिमांड करी कि इसकी जगह पे कुछ और नाम लिखना है। तो एडवोकेट ने पैसिव यूथेनेशिया वर्ड नहीं यूज करा, बस ये बोला कि जो लाइफ थ्रेटने जिसके ऊपर लाइफ डिपेंडेंट है, इनकी लाइफ सपोर्ट सिस्टम जिसके ऊपर ये डिपेंडेंट है उसको बंद करवा दो। तो उन्होंने जो वर्ड यूज करा है अपने ड्राफ्ट के अंदर वो पैसिव यूथेनेशिया नहीं है, वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम का रिमूवल बोला गया है। पैसिव यूथेनेशिया ही है, बस वो वर्ड अच्छा नहीं लगता, कई बार होता है ये पेरेंट्स की अपनी चॉइस है। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पे दो तरह की यूथेनेशिया आप पढ़ोगे। सबसे पहले जो बड़ी टर्म आती है असिस्टेड डाइंग, अब इसी में एक कैटेगरी आती है यूथेनेशिया और दूसरी कैटेगरी आती है असिस्टेड सुसाइड। अब देखो सुसाइड वाला कैटेगरी पहले बता देती हूँ मैं। असिस्टेड सुसाइड का मतलब होता है डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन लिखेगा कि अगर इस पेशेंट को ये वाली मेडिकेशन दे दी जाती है तो उसकी डेथ हो जाएगी और जो सफरिंग जिस पेन से ये पेशेंट सफर कर रहे हैं वो फ्री हो जाएंगे। तो राइट टू डाई विद डिग्निटी, इसकी कैंपेन्स बहुत सी कंट्रीज में भी चली थी, नीदरलैंड, बेल्जियम, मिसयूज भी बड़े सारे हुए, पर ये कैंपेन्स चली थी तो वहां पे ये असिस्टेड डाइंग सारा ही अलाउड है। कई जगह पे आप देखोगे यूथेनेशिया की पैसिव फॉर्म अलाउड है, कई जगह पे आप देखोगे सारी चीजें अलाउड है, कई जगह पे देखोगे असिस्टेड सुसाइड अलाउड है। तो यहाँ पे क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या किया, एक प्रेस्क्रिप्शन लिखा। प्रेस्क्रिप्शन पे क्या लिखा कि एक डोज है, इसकी वजह से इस पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो यहाँ पे प्रेस्क्रिप्शन पे लिख के दिया, मतलब डॉक्टर की खुद की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, तो उसको बोलते हैं असिस्टेड सुसाइड। सुसाइड करने में असिस्ट करा गया, तो दैट इज असिस्टेड सुसाइड। यूथेनेशिया आप देखोगे दो तरह का आएगा, वन इज एक्टिव और दूसरा आता है पैसिव। अब इंडिया में स्टेटस देख लो, जो एक्टिव यूथेनेशिया है इसको तो माना जाता है कल्पेबल होमिसाइड, कि आपने जान के मर्डर ही कर दिया है, तो ये तो बिल्कुल ही बैन होता है। पैसिव यूथेनेशिया का पहला केस आता है 2011 में, अरुणा शॉनबॉग केस। रेप हुआ था उनका और 30-31 साल से वो वेजिटेटिव स्टेट में ही थे, क्योंकि पाइप की मार दी थी जिसने रेप किया था और वो वेजिटेटिव स्टेट में चली जाती है। तो 2011 में डिसाइड कर दिया गया कि पैसिव यूथेनेशिया देना है। दोनों थोड़े थोड़े डिफरेंट है। यहाँ पे डॉक्टर क्या करेंगे, लिथल डोज दे देंगे उस पेशेंट को जो वेजिटेटिव स्टेट में है, पर यहाँ पे भी क्या लगेगी, एक कंसेंट लगेगी उसके फैमिली मेंबर्स की, जो भी पेशेंट के फैमिली मेंबर्स होंगे। यहाँ पे लिथल डोज दी जाती है, डॉक्टर को पता है जैसे ये लिथल डोज इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट करी जाएगी पेशेंट के अंदर, उसकी डेथ हो जाएगी। अब जितने भी ये लिथल डोज होते हैं आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन वगैरह की कमी क्रिएट करते हैं, तो आपको सांस ही नहीं आएगी, तो ऑब्वियस सी बात है डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट आता है पैसिव यूथेनेशिया। यहाँ पे कीवर्ड आएगा लाइफ सपोर्ट सिस्टम। जो पेशेंट था जो वेजिटेटिव स्टेट में है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे चल रहा है, जैसे आप सुनते हो कि वेंटिलेशन पे है, तो उसी मशीन के बेसिस पे चल रही थी, या फिर कोई मेडिसिन है जिसके बिना उस पर्सन की डेथ होना पक्का है, तो यही हटा दिए गए, दैट इज कॉल्ड पैसिव यूथेनेशिया। लाइफ सपोर्ट सिस्टम का ही रिमूव कर दिया गया। तो अब ये जो हरीश राणा वाला केस है, सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है केस। अभी के लिए परमिशन नहीं दी है, बोला गया है कि जो मेडिकल बोर्ड बिठाया हुआ है और जो पेरेंट्स हैं उनसे एक बार फिर से क्लैरिफाई करा जाएगा कि आप श्योर हैं वो सारी चीजें, तो उसके बाद अलाउ जब हो जाएगा आपको पता भी लग जाएगा। तो अभी के लिए वो कंसेंट के लिए सारी चीजें डाल दी गई हैं, लेटर डाल दिया गया है। पेपर के हिसाब से ये 2-3 चीजें आपने ध्यान में रखनी है। एक तो टाइप्स आपने देखे, और देन आता है पहला केस 2011 का, अरुणा शानबॉग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे वो जो रेप वाला मैंने आपको बताया वही केस था ये, और पहली बार यहाँ पे पैसिव यूथेनेशिया दिया गया। एक्टिव यूथेनेशिया को कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में रख दिया जाता है, ये तो मर्डर ही हो गया एक तरह से, भारतीय न्याय संहिता के तहत वो पनिशेबल है। आफ्टर दैट 2018 में एक कॉन्सेप्ट आता है लिविंग बिल का। लिविंग बिल में क्या बोला गया कि जो पेशेंट है उसको पता लग चुका है कि कल को ये शायद टर्मिनली इल डिजीज में काउंट होगी, मैं शायद वेजिटेटिव स्टेट में चला जाऊं, तो वो पर्सन पहले क्या लिख देगा, लिविंग बिल, कि कल को ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो मुझे पैसिव यूथेनेशिया प्रोवाइड कर दिया जाए। अब इसके मिसयूज भी बड़े सारे हो जाते हैं, क्या पता साइकेडेलिक ड्रग्स देनी शुरू कर दी, जैसे नीदरलैंड और बेल्जियम में केसेस आए थे। पहले ही जिसके पास प्रॉपर्टी ठीक ठाक होती थी वो साइकेडेलिक ड्रग्स देना शुरू कर देते थे, और एक टाइम आता था पर्सन चला जाता था वेजिटेटिव स्टेट में, तो ये तो मिसयूज हो गया। तो राइट टू लाइफ, राइट टू डाई विद डिग्निटी वाला कॉन्सेप्ट तो बचा ही नहीं। वैसे लिविंग जो बिल का कॉन्सेप्ट है, राइट टू डाई विद डिग्निटी, ये फंडामेंटल राइट होता है आर्टिकल 21 के ही अंडर, ये 2018 में आता है।
केस था कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इसी में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन आती है जाके 2023 में। कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सेम ही केस है। अब यहाँ पे जो बोर्ड बैठता था कि कैसे ये सारा प्रोसेस चलेगा, तो उस बोर्ड में कुछ चेंजेस करेंगे। अर्लियर क्या थे, मतलब पहले क्या थे, 2023 से पहले बोर्ड में जुडिशियल मजिस्ट्रेट का एक एक्टिव रोल आता था। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ता था, फिर लिविंग बिल के ऊपर स्टैम्प वगैरह लगती थी। बाद में इसको और ईज कर दिया। अब आप नोटरी में भी जाते हो, कोर्ट में आपने देखा होगा नोटरी बहुत सारे लोग बैठे होते हैं वहां पे, एडवोकेट्स और लॉयर्स होते हैं, वो सारे होते हैं, तो उनकी स्टैंपिंग लगती है, या फिर गेजेटेड ऑफिसर के पास जा सकते हो। तो मतलब पहला स्टेप इजी कर दिया कि डायरेक्टली जेएम के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप नोटरी या फिर गेजेटेड ऑफिसर के पास जा सकते हैं। नंबर 2, एक्सेस टू द लिविंग बिल। यहाँ पे बोला गया कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है पहले उनके पास रहता था, ये जो लिविंग बिल था किसी के पास तो सबमिशन करना पड़ेगा, तो सबमिशन होती थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अब उसको भी ईज कर दिया गया है। अब बोला जाता है कि नेशनल हेल्थ रिकॉर्ड में भी आप इस लिविंग बिल को डिपॉजिट कर सकते हो, क्योंकि अभी तो पर्सन ने बिल्कुल अपने होश हवास में ये चीज लिखी हुई है कि कल को अगर ऐसी सिचुएशन आती है। देन तीसरा बोला गया प्राइमरी बोर्ड बिठाया जाएगा। पहले प्राइमरी बोर्ड के अंदर स्पेशलिस्ट आपको चाहिए थे, जिसने अपनी एक्सपर्टीज मेडिसिन, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, साइकेट्री, ऑन्कोलॉजी में करी हो, ताकि उसको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो कि कभी ऐसी वेजिटेटिव स्टेट बनेगी भी या नहीं बनेगी। अब इसको भी इजी कर दिया, बोला सिर्फ 3 ही डॉक्टर्स बैठेंगे, जिसमें से एक डॉक्टर तो वर्किंग फिजिशियन होने चाहिए, और जो बाकी के 2 डॉक्टर होंगे उनको एटलीस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस हो। उसके बाद एक आया सेकेंडरी बोर्ड, ये वाला पहले बता रही हूँ। सेकेंडरी बोर्ड ये तो इसी हॉस्पिटल के होंगे जहां पे वो पेशेंट रखा गया, जो ये बोर्ड बनेगा डॉक्टर्स का। पर ये जो सेकेंडरी बोर्ड होगा ये इंडिपेंडेंट है, ये हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ एसोसिएटेड होगा, इंडिपेंडेंट होंगे। ये चेक करेंगे कि प्राइमरी बोर्ड मिला तो नहीं है, मतलब जो पर्सन वेजिटेटिव स्टेट में गया उसके साथ कुछ ऐसे करप्शन वाला केस तो नहीं है, ब्राइब वगैरह तो नहीं ली है, तो उसके ऊपर चेक रखने के लिए आएगा सेकेंडरी बोर्ड। और लास्ट टाइम आता है टाइम टेकन टू डिसाइड। देखो ये वेरी कर सकता है, पर मिनिमम यहाँ पे शुरू होंगे 48 आवर्स। मतलब आपको लगता है कि 1 महीने नो पॉसिबिलिटी की ये दोबारा से वेजिटेटिव स्टेट से रिवाइव कर पाएगा पर्सन, मैक्सिमम 48 आवर्स तक वेट करा जाएगा। उसके बाद जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उसको विड्रॉ किया जा सकता है। टाइम वेरी कर सकता है, ये वाला पॉइंट। पर ये बोर्ड के अब रूल्स हैं जो चेंज कर दिए गए हैं विद रिस्पेक्ट टू लिविंग बिल। हाँ, ये तो ज्यादा एक्सप्लॉइटेटिव है, और ज्यादा ईज कर दिया आपने। तो ये पहले, अब देखो लोगों की ही कंप्लेंट्स आती थी कि बड़ा ज्यादा झमेला है, आपको कोर्ट्स के चक्कर बहुत सारे लगाने पड़ते हैं, तो उसी वजह से ये प्रोसेस इजी करना पड़ा था, क्योंकि लिविंग बिल के भी काफी सारे मिसयूज भी थे। पर इंडिया में आपको पता है जब पैसा नहीं बचता तो जनता ज्यादा गरीब आपको मिलेगी, वो फिर सरकार के ऊपर बर्डन डालना शुरू कर देते हैं कि हमें कोई स्कीम लेके आइए कि फाइनेंशियल हेल्प मिल जाए। तो उस चीज को रोकने के लिए भी ये प्रोसेस थोड़ा इजी करी गई थी 2023 के अंदर। अब एक तरफ आता है राइट टू डाई विद डिग्निटी वाला, और दूसरी तरफ आते हैं इसकी मैल प्रैक्टिसेस। जैसे मैंने आपको बताया साइकेडेलिक ड्रग्स देना शुरू कर दिया पेशेंट को, वो वैसे वेजिटेटिव स्टेट में चला गया। प्रॉपर्टी का अगर कोई केस होगा, आपको नहीं पता इसका मिसयूज कर दिया जाए, तभी इतना सोचा समझा जाता है जब भी पैसिव यूथेनेशिया देना होता है। फिर कहीं बोलते हैं कि इतना फाइनेंशियल बर्डन रखना ही क्यों है, तो यहाँ पे एक इमोशनल फैक्टर भी आ जाता है। आप एक उम्मीद होती है सभी को कि फैमिली मेंबर है, और स्पेशली अगर बच्चा होता है, बड़े को तो फिर सोच लेते हैं कि अब तो चलो उम्र काट ली थी, पर जब बच्चे की बात आती है तो फिर सोचा जाता है कि शायद वो जो 1% पॉसिबिलिटी है। फिर उसके बाद मेडिकल इथोस आ जाते हैं, डॉक्टर्स ने भी शपथ ली होती है कि लास्ट मोमेंट तक हम हेल्प करने की ट्राई करेंगे, पेशेंट को बचाने की ट्राई करेंगे। पर वहीं पे फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी भी आती है। कई हॉस्पिटल के केसेस भी सामने आए थे कि पैसा कमाने के चक्कर में जो डेड भी हो चुके होते हैं, पता होता है कि नहीं जागे। एक बार आया था ये केस, डेड था वो पर्सन और बोला कि अभी लगेगा टाइम, तो 2-3 दिन के लिए बिल बना के दे दिया, पर बाद में पकड़ा गया था स्कैम। तो ऐसे भी मिसयूजेस आते हैं। हाँ बिल्कुल। तो अभी ये देख लो, ये केस की बताइए कि कैसे कैसे लिखा जाता है। तो हरीश राणा 31 ईयर ओल्ड, 2013 में ये 4th फ्लोर से गिरे थे, तब से ये फिर वेजिटेटिव स्टेट में थे क्योंकि हेड इंजरी हुई थी। और हेड इंजरी कौन सी थी, तो क्वाड्रिपिलेजिक। अब मैंने एक वर्ड यूज करा है यहाँ पे, दैट इज क्वाड्रिपिलेजिक। इसका मतलब होता है जो चारों के चारों लिम्स हैं वो डिफंक्ट हो चुके हैं, नहीं फंक्शन कर पा रहे हैं। क्वाड्रोपिलाजिक इंजरी थी 100%। और ना तो ये बोल पाते हैं, ना सुन पाते हैं, ना देख पाते हैं, ना किसी को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, और खुद से खा भी नहीं पाते हैं। वो ग्लूकोज के थ्रू ही इंजेक्ट करा जाता है सारा नरिशमेंट। तो फैमिली का कंसर्न यही था कि वो भी सफर कर रहा है जो लड़का है इनका, तो इसी वजह से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को हेड करा, और यहाँ पे अभी जजमेंट को रिजर्व कर लिया गया है, अभी अलाउ नहीं करा गया है। दोबारा से सारी चीजें फाइनलाइज करी जाएंगी, जो मेडिकल बोर्ड है उनके साथ डिस्कशन करी जाएगी, पेरेंट्स को दोबारा से बिठाया जाएगा। जैसे यहाँ पे जो केस की हियरिंग थी वो इनके मदर ने लीड करी, रश्मि नंदा कुमार। तो मतलब इन्होंने कंसेंट दिया हुआ है। वो जो कंसेंट आता है उसमें भी पेरेंट्स में पहले मदर को पूछ लिया जाता है, फिर फादर आते हैं, अगर वो नहीं है तो फिर क्लोज किन्स को देखा जाता है,
तो वो सारी चीजें चलती हैं, हायरार्की चलती है। बेंच में कौन कौन बैठे हैं, तो एक का नाम आप सुन चुके हो, विश्वनाथन, अभी जब आपने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के बारे में पढ़ा था, और जेबी पर्दीवाला। तो ये हियरिंग जनवरी 15 को हुई थी, उसके बाद अभी डिसीजन अभी के लिए हॉल्ट पे है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है यूथेनेशिया से रिलेटेड। और टर्मिनोलॉजी ये देख लो, अवॉइड पैसिव यूथेनेशिया, ये एडवोकेट ने बोला है, जो पेरेंट्स ने एडवोकेट हायर करा हुआ था, उन्होंने बोला कि विदड्रॉइंग या फिर विदहोल्डिंग ऑफ लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट, ये चीज लिखी जाए उसके ऊपर, पैसिव यूथेनेशिया नहीं लिखना है, वो अपनी चॉइस होती है, बस टर्मिनोलॉजी में चेंज है वो पैसिव यूथेनेशिया ही। हाँ जी, डन।